फ्रेंड्स, वेदना स्टोरीज में आपका स्वागत है। मेरी आज की कहानी है धोखा। बेटा, अरुण तुम्हारे लायक नहीं है। बेटा, अरुण तुम्हारे लायक नहीं है। वो एक बदमाश है। पहले से उसके ऊपर अपनी पत्नी को मारने का केस चल रहा है। मनोज जी ने तब कहा था, पापा वो केस झूठा है जो कि अरुण की पहली पत्नी के मायके वालों ने उस पर लगाया है, उससे पैसे ऐंठने को। अरुण की पत्नी का पैर फिसला था, अरुण ने नहीं मारा था। रिया ने तर्क दिया। बेटा, अरुण ने गलत बताया है। तुम्हें सच वही है जो दुनिया कहती है। फिर तुम ये भी तो देखो, तुम पढ़ी लिखी, तुम्हारा सपना था लंदन जाकर एमबीए करने का। अब जब सब सेट हो गया है तो तुम एकदम से अरुण से शादी की जिद पकड़े बैठी हो। सरला जी ने भी समझाने का प्रयत्न किया। मम्मी, सपना था, पर अरुण ने मुझे एहसास करवाया कि हम एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते, इसलिए शादी करना चाहते हैं। और आप जो लंदन के लिए पैसा खर्च करना चाहते हो थे, वो हमें दे दो, जिससे हम अपना घर अच्छे से बसा सकें। रिया बेशर्मी से बोली, एक पैसा नहीं दूंगा मैं, समझी तुम? मनोज बेटी की बेहयाई देख चिल्लाए। ठीक है, मुझे भी इस घर में नहीं रहना, जा रही हूँ मैं, रिया गुस्से से बोली। नहीं बेटा, ऐसा मत बोल, हम तेरे भले के लिए बोल रहे हैं। अच्छा ऐसा कर, पहले लंदन जा, पढ़ाई पूरी करा, फिर जैसा कहेगी वैसा होगा। पर अभी तू ना तो इस घर से जा सकती है, ना अरुण से शादी कर सकती है, समझी तू? सरला जी उसका हाथ पकड़ते हुए बोली। मैं बालिग हूँ, अपने फैसले खुद कर सकती हूँ। आप लोगों का कोई हक नहीं मुझ पर अपने फैसले थोपने का। ये बोल सरला जी का हाथ झटक कर रिया अपने कमरे में चली गई और थोड़ी देर बाद अपना सामान पैक कर चलती बनी। जिस इकलौती बेटी के लिए सरला जी और मनोज जी ने हर सुख सुविधा का ध्यान रखा था, उसकी हर मांग को पूरा किया था, वही उन्हें आंख दिखा चलती बनी, उस राह की तरफ जो उसे जाने किस मंजिल तक ले जाएगी। उसके जाने के बाद मनोज जी ने तो खुद को कठोर बना लिया, पर सरला जी माँ थी, वो बेटी की चिंता में घुली जा रही थी। उन्होंने मनोज जी से छिप कर रिया को फ़ोन भी करना चाहा, पर उसका नंबर लगातार बंद आ रहा था। कुछ दिन बाद रिया की सहेली से ही पता लगा उसने अरुण से शादी कर ली है और वो लोग मेरठ छोड़ दिल्ली चले गए। सरला जी बेटी के इस कदम से गुस्सा भी थी और उन्हें बेटी की चिंता भी थी, पर ना तो सरला जी ना ही मनोज जी कुछ कर सकते थे, क्योंकि रिया ने तो नंबर ही बदल लिया था। रिया के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी उसके दोस्त से मिलती रहती, जिसे रिया किसी पीसीओ से फ़ोन करती थी। शायद वो नहीं चाहती थी कि उसका नंबर किसी के भी जरिए उसके माँ बाप तक पहुँचे। वक्त अपनी रफ्तार से गुजर रहा था और रिया को घर से गए 9 महीने हो गए। बेटा शीतल, रिया से कहना एक बार घर आ जाए, उसे देखने का बहुत मन करता है। उसके पापा भी उसके बिना बहुत उदास है, भले वो कुछ कहते नहीं हैं। एक दिन सरला जी ने रिया की दोस्त से कहा, आंटी, मेरी तो खुद रिया से 2 महीने से बात नहीं हुई। अब मेरे पास तो उसका नंबर है नहीं और वो करती नहीं फ़ोन। लगता है अपनी ज़िंदगी में खुश है वो अब। शीतल ने कहा। क्या 2 महीने से कॉल नहीं आया? अच्छा बेटा, जिस पीसीओ के नंबर से तुम्हारे पास कॉल आती थी वो दो भी जरा। अनजानी आशंका से सरला जी का मन कांप सा रहा था। एक माँ थी, वो भले ही बेटी ने कुछ भी किया हो, पर उसकी सलामती की दुआ तो वो हर दिन करती थी। शीतल से नंबर ले वो मनोज के पास गई। सुनो जी, रिया ने शीतल को भी 2 महीने से फ़ोन नहीं किया। धड़कते दिल से वो पति से बोली। तुम फिर शीतल को फ़ोन करके उसकी जानकारी ले रही थी? तुम्हें कितनी बार कहा है कि मर गई वो हमारे लिए, क्यों तुम उसे याद करती हो बार बार? मनोज जी रिया का जिक्र होते ही हर बार की तरह चिल्ला पड़े। ठीक है, हमारे लिए मर गई, पर दुनिया के लिए तो जिंदा है, फिर फ़ोन क्यों नहीं कर रही? आपको नहीं लगता कुछ गड़बड़ हो सकती है? मेरा मन सा घबरा रहा है, इसलिए उस पीसीओ का नंबर भी लिया है शीतल से कम उसकी खबर तो मिल जाएगी। सरला जी रोते हुए बोली। उन्हें रोता देख मनोज जी का दिल पिघल गया और उन्होंने सरला जी से पीसीओ का नंबर लिया और मोबाइल में डायल किया। हेलो जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मनोज जी ने पूछा। आपको किससे बात करनी है? ये तो रोहिणी का पीसीओ है, वहाँ से आवाज़ आई। आपके पीसीओ से 2 महीने पहले तक एक लड़की अक्सर बात करती थी, क्या आप उसे जानते हैं? मनोज जी ने पूछा। साहब जी, यहाँ रोज़ कोई ना कोई लड़की आती ही रहती है, ऐसे किस किस को याद रखेंगे हम, वो बोला। अच्छा अच्छा, ठीक है, तुम रोहिणी के कौन से सेक्टर से हो? अपनी लोकेशन बताओगे ज़रा? वो क्या है कि मेरी बेटी की सहेली आसपास रहती है, उससे बात नहीं हो पा रही है, घर हमें मालूम नहीं, तो आपके पीसीओ की लोकेशन से मदद मिल जाएगी। मनोज जी झूठ बोल गए। उस शख्स ने लोकेशन बता दी।
सुनिए, हमें पुलिस के पास जाना चाहिए, सरला जी बोली। पर अगर रिया जानबूझकर फ़ोन न कर रही हो तो, या फिर वो लोग अब वहाँ रहते ही ना हो, मनोज जी बोले। फिर भी एक बार वहाँ चलकर तो मालूम कर सकते हैं, सरला जी अधीरता से बोली। उनकी अधीरता देख मनोज जी ने दिल्ली जाकर पता लगाने का निश्चय किया। दोनों पति पत्नी थोड़ी देर बाद कुछ जरूरी सामान ले दिल्ली के लिए निकल गए। ढूंढते ढूंढते दोनों उसी पीसीओ पर पहुंचे। सुनिए भैया, मैं वही हूँ जिसे आज सुबह आपकी बात हुई थी, मनोज जी ने उससे कहा। जी साहब जी। देखो ये तस्वीर, क्या तुम इसे पहचानते हो, मनोज जी ने रिया की फ़ोटो दिखा पूछा। जी साहब जी, ये आती तो थी यहाँ पर, कहाँ रहती है ये नहीं पता, वो शख्स बोला। मनोज जी और सरला जी ने आसपास पूछना शुरू किया, पर कुछ पता नहीं लगा। थक हार कर दोनों पास के पुलिस चौकी गए और सारी बात बताई। आप जैसे माता पिता अपने बच्चों के लाड़ में हर चीज़ पूरी कर उन्हें उदंड बना देते हैं, और जब वो अपनी जिद पूरी करने को गलत राह चले जाते हैं तब पछताते हैं। इंस्पेक्टर उनकी बात सुनकर बोला। इंस्पेक्टर की बात सुन दोनों ने सिर झुका लिया, क्योंकि बात तो सच थी। माँ बाप होने के नाते बच्चे की जिद पूरी करना हमारा फ़र्ज़ होता है, पर कभी कभी हमेशा की जिद उन्हें उदंड बना ही देती है, जिसका नतीजा कई बार बच्चों को गलत राह ले जाता है। खैर, मामले की नज़ाकत को समझते हुए इंस्पेक्टर ने रिया का पता लगाने को एक टीम लगा दी। रोहिणी के उस सेक्टर के साथ साथ वो लोग आसपास भी उसका पता लगाने लगे। मनोज जी और सरला जी ने पास में एक होटल में कमरा ले लिया, जिससे रिया की खबर लगने तक वो यहीं रुक सके। उधर पुलिस छानबीन कर रही थी। होटल के कमरे में बैठे सरला जी और मनोज जी यही सोच रहे थे कि एक बार बेटी की सलामती की खबर मिल जाए तो वो लोग वापस चले जाएं। समय गुजरता जा रहा था, साथ ही सरला जी और मनोज जी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। माँ बाप थे, आखिर भले बेटी ने उनके साथ गलत किया, पर थी तो आखिर अपना खून ही। एक हफ्ता गुजर गया, वो लोग अब निराश होते जा रहे थे, पर तभी आशा की एक किरण नजर आई। रिया को तो नहीं, पर रोहिणी से कुछ दूर अरुण को एक चाय वाले ने पहचान लिया, और उस इलाके में घर घर पूछताछ करने पर जिस घर में रिया और अरुण रहते थे उसका भी पता लग गया। पर ये क्या, उसमें तो ताला था। कहाँ गए दोनों? पुलिस ने मकान मालिक से संपर्क साधा, क्योंकि वो वहाँ नहीं रहता था। मकान मालिक से मिली जानकारी के अनुसार उन दोनों ने 9 महीने पहले घर लिया था। उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं जानता था। उसे हर महीने किराया मिल जाता था, उसे इससे ज़्यादा मतलब नहीं था। आसपास से पूछताछ करने पे पता लगा, शुरू शुरू में दोनों पति पत्नी अच्छे से रहते थे, पर 2 महीने बाद ही दोनों में झगड़े होने लगे। फिर 2 महीने पहले दोनों में जोरदार झगड़ा हुआ, और उसके बाद रिया अपने मायके चली गई। अरुण ने पड़ोसियों को यही जानकारी दी थी, और अरुण अकेला रह रहा था, पर 4 दिन से उनके घर पर ताला था। अरुण कहाँ है ये किसी को नहीं पता। अब पुलिस ने अरुण की तलाश शुरू की, क्योंकि रिया के साथ कुछ गलत हुआ है, इस बात का भान हो गया था पुलिस को, वरना अरुण सबसे ये नहीं बोलता कि रिया अपने मायके चली गई, जबकि वो तो वहाँ गई ही नहीं। 1 महीना और बीत गया, पर अरुण का सुराग नहीं लगा। पर 1 महीने बाद अचानक एक खबरी से अरुण का सुराग लगा, और पुलिस ने उसे अलीगढ़ से दबोच लिया। पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर भी अरुण ने पहले तो खुद को निर्दोष बताया और कहा उसे क्या पता रिया कहाँ गई, मेरे लिए अपने माँ बाप को छोड़ा अब किसी और के साथ भाग गई होगी। लेकिन पुलिस की सख्ती के बाद जो उसने उगला, तो पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो गए। उसने जो बताया अब उसी की जुबानी लिख रही हूँ। सर, मैंने रिया को अपने प्यार के जाल में फंसाया ही इसलिए था कि वो अपने पिता की इकलौती बेटी है, खूब पैसा लगाएगी और मैं बैठकर खाऊंगा। किंतु ये बोल अरुण चुप हो गया। किंतु क्या, बता जल्दी, पुलिस वाला कड़क कर बोला। किंतु वो खाली हाथ चली आई। पागल लड़की, उसे लगता था प्यार ही सब कुछ है, जबकि आज की दुनिया में पैसा ही सब है। मुझे लगा शादी के बाद उसके माता पिता मान जाएंगे, पर नहीं, वो तो सारी दौलत पर कुंडली मार बैठे थे। इधर रिया ने मेरा जीना हराम किया था नौकरी करने को ले। सच में बीवी बन गई थी, दिमाग खराब हो गया मेरा। एक तो पैसों की तंगी, उस पर उसकी टर टर। अरुण दांत चबाते हुए बोला। फिर आगे क्या हुआ, इंस्पेक्टर ने पूछा। मैंने बस पैसों की तंगी दूर करने का एक उपाय सोचा, किंतु रिया मेरा साथ देने की जगह भड़क गई, उल्टा सीधा बोलने लगी। रोज झगड़े होने लगे। अरुण ये बोल रुक गया। क्या उपाय सोचा तूने, इंस्पेक्टर ने फिर से पूछा। मेरे 2-3 दोस्त थे जो रिया को पसंद करते थे। मैंने रिया से कहा कि वो एक एक रात उनके साथ बिता ले, बदले में वो हमें पैसे देते, बल्कि मैं तो और लोगों का बंदोबस्त भी करने को बोला था, जिससे हमारे बुरे दिन खत्म हो जाते। पर वो तो भड़क गई, मुझे दलाल तक बोल डाला। मेरे खिलाफ
रिपोर्ट लिखवाने जा रही थी वो। अरुण एक भद्दी गाली देता हुआ बोला। तो तूने क्या किया उसके साथ? बोल जल्दी। तेरी बीवी थी वो और तू उसे किसी और के सामने परोसने को तैयार हो गया। पैसों के लिए कैसा इंसान है तुम? बता क्या किया तूने उसके साथ? इंस्पेक्टर ने गुस्से में एक डंडा जमाते हुए पूछा। मार डाला साहब, कुटिल हंसी हंसता हुआ अरुण बोला। क्या? कैसे? और लाश? वो कहाँ है? इंस्पेक्टर ने हैरानी से पूछा। उसी के दुपट्टे से गला घोंट दिया उसका और लाश को हमारे मोहल्ले के खाली प्लॉट में दबा दिया। किस्सा ही खत्म हो गया सारा। अरुण बिना किसी पछतावे के बोला। ओह, कब मारा तुमने उसे? 3 महीने पहले। तो तुम अब क्यों भागे? इतने समय तक उसी घर में रहते, फिर ऐसा क्या हुआ कि तुम अलीगढ़ भाग गए? इंस्पेक्टर ने पूछा। साहब, कर्जा हो गया था, कहाँ से चुकाता? फिर एक डर भी था कि आज नहीं तो कल उसके माँ बाप उसे ढूंढते आ गए तो, इसलिए मैं चुपचाप निकल गया। अरुण बोला। लेकिन फिर भी पकड़ा तो गया ना? क्या मिला एक मासूम को मारकर तुझे? वो तो कितना प्यार करती थी तेरे लिए, अपने माँ बाप तक, यहाँ तक कि अपने सपने तक को छोड़ दिया, और तूने उस प्यार का अच्छा सिला दिया। उसे अब सारी जिंदगी जेल में काटेगा, तब पता चलेगा किसी की जान लेने का अंजाम क्या होता है। इंस्पेक्टर बोले। अरुण के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई और अदालत में कार्यवाही शुरू हो गई। अरुण की निशानदेही पर रिया का सड़ा गला सब बरामद कर लिया गया और उस पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बाद में उसके माता पिता की मौजूदगी में उसका अंतिम संस्कार भी दिल्ली में ही किया गया। क्योंकि लाश सड़ गई थी तो उसे उसके माता पिता को नहीं सौंपा जा सकता था। रिया के माता पिता की तो दुनिया ही उजड़ गई थी। अब तक भले बेटी पास नहीं थी, लेकिन इतनी तसल्ली तो थी कि जिंदा है तो है। कुछ समय बाद हो सकता है वो उसे माफ़ भी कर देते, पर ऐसी नौबत ही नहीं आई। एक बार गुस्से में जो उसने अपने घर की देहरी लांगी तो वापस शव भी नहीं आया उसका। तो दोस्तों, इस कहानी के ज़रिए मेरा मकसद माँ बाप और आज की युवा पीढ़ी को सावधान करना है। वो युवा पीढ़ी जो झूठे प्यार की खातिर न केवल अपने भविष्य से खिलवाड़ करने से भी नहीं चूकती, बल्कि अपने जन्मदाता, अपने माता पिता के प्यार को भी ठोकर लगा देती है, और बदले में बहुत सी लड़कियों का अंजाम रिया जैसा होता है। मैं ये नहीं कहती कि हर प्रेम विवाह का अंजाम गलत होता है, पर जो प्यार आपको आपके सपनों तक से दूर कर दे, वो कभी सही नहीं हो सकता। और यहाँ मैं सभी माता पिता से भी हाथ जोड़ कर विनती करूँगी कि अपने बच्चों को प्यार कीजिए, पर उनकी हर जिद पूरी कर उन्हें ज़िद्दी और स्वार्थी मत बनाइए। उनको महंगी से महंगी चीज़ चलाने की जगह अपना थोड़ा वक्त दीजिए। उनके दोस्त बनिए, जिससे आप उन्हें उनका अच्छा बुरा वक्त रहते बता सकें। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जल्दी ऐसी अन्य रोचक कथाओं के साथ आपको मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।